हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। लास्ट की वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरह से मैट्रिक्स में फंसने के बाद नियो को जब सच का पता चलता है तो वो इस पे बिलीव नहीं कर पाता है कि उसके अंदर भी पावर्स हैं। अब हम उसके आगे की बात करेंगे। तो जब मॉर्फियस नियो को ये बताता है कि वो पावरफुल है और वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है तो नियो को बिलीव नहीं होता, ठीक जैसे हमें बिलीव नहीं होता कि हम इतने पावरफुल हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में हमने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए होते हैं और हम अपने आप को इतना पावरफुल फील कभी नहीं कर पाते इस मैट्रिक्स में जब तक हम फंसे रहते हैं। तो आगे मॉर्फियस नियो को एक ही रूल बताता है मैट्रिक्स का, और वो रूल है कि मैट्रिक्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है जिसमें हम सब एक रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर इस सच पे भरोसा हो जाए तो आप खुद एक क्रिएटर की भूमिका में आ जाते हो। जब तक आप उसमें फंसे रहोगे, जब तक आप आउटसाइड सोर्स को देखते रहोगे, तब तक आप बाहर से मदद मांगोगे, बाहर पे भरोसा करोगे। लेकिन जब वो फोकस अपने अंदर आ जाता है तब इस मैट्रिक्स को आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हो, इसके रूल्स को अपने हिसाब से चला सकते हो। तब तक नियो को भरोसा नहीं था, लेकिन मॉर्फियस उसको अपने ऊपर भरोसा करने को बोलता है और उसको समझाता है कि किस तरह से मैट्रिक्स के रूल्स को तोड़ा जा सकता है, अपने हिसाब से इस मैट्रिक्स को चलाया जा सकता है। क्योंकि ये मैट्रिक्स और कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोग्राम है और ये सच नहीं है। दिस इज़ नॉट रियल। इसका एक ही रूल है, इसको जान जाना। जो इसको समझ जाएगा वो इसको अपने हिसाब से चला सकता है। मैट्रिक्स के रूल्स को तोड़ने के लिए हमारा माइंड अलाइन होना चाहिए, ये मॉर्फियस उसे बताता है। उसके बाद भी नियो उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं कर पाता। उसका एकमात्र यही रीज़न है कि वो पावर वो अपने अंदर फील ही नहीं कर पा रहा है। वो नियो जो आज तक मिस्टर एंडरसन बन के इस दुनिया में जी रहा था, जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, वो एकदम से ये कैसे बिलीव कर ले कि वो एक क्रिएटर है और वो इसको तोड़ मरोड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह की चीज़ें सोचना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जैसे हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। जब भी हमें ये बताया जाता आप एक इन्फिनाइट बीइंग हो, हम सिर्फ सुन के रह जाते हैं, हम उस पावर को कभी फील ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मॉर्फियस नियो को जो अपने रियल स्वरूप में आने को बोल रहा है, यानी ये इन्फिनाइट बीइंग होने के तरफ एक इशारा है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम उसी सोर्स से आए हैं और हम इन्फिनाइट बीइंग्स हैं। हम इस बॉडी में कैद है, ये बॉडी हमारी सच्चाई नहीं है, ये छोटा सा रोल, ये आइडेंटिटी, ये हमारी सच्चाई नहीं है। हम इन्फिनाइट बीइंग्स हैं और हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इस तरह मॉर्फियस उसे इशारा करता है इस बात की तरफ कि वो एक इन्फिनाइट बीइंग है और उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि वो इस मैट्रिक्स को तोड़ सकता है, इसके रूल्स को तोड़ सकता है और इसके अपने हिसाब से मोड़ सकता है। लेकिन तब तक नियो एक तरह से डिसबिलीव में ही है। वो सुनता है, वो अपोज नहीं करता, लेकिन सुनता है, पर वो इस चीज़ को अंदर से फील नहीं कर पाता। जैसे हमारे साथ होता है एक स्टेज में, हम सुनते हैं, हम मानना भी चाहते हैं, लेकिन हम उस पावर को अपने अंदर फील नहीं कर पाते। ठीक यही कंडीशन अभी नियो की होती है। अब यहाँ पे ना एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो स्टार्टिंग से अभी तक दिखाया गया है, जो नियो का साथ दे रहा है, उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और उस कैरेक्टर का नाम है ट्रिनिटी। वो एक लड़की है, कहीं ना कहीं हम उसको फेमिनाइन एनर्जी या हायर सेल्फ भी अपना समझ सकते हैं, जिसे ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन हायर सेल्फ सिर्फ गाइड करने का काम करता है। तो वो लड़की समय समय पे नियो को बस उसके डायरेक्शन में हेल्प करती है, उसे रीडायरेक्ट कर देती है कि वो अपना रास्ता पकड़ ले। ठीक इसी तरह से हमारा हायर सेल्फ जो सब कुछ जानता है वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है और हमें रीडायरेक्ट करता रहता है। जब भी हम लाइफ में इधर उधर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो किसी न किसी तरीके से हमारा हायर सेल्फ हमें रीडायरेक्ट करता है। तो ट्रिनिटी की भूमिका यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है
वो रीडायरेक्ट करना और नियो को सपोर्ट करना, जैसे हमारा हायर सेल्फ हमें सपोर्ट करता रहता है। ट्रिनिटी हमेशा से नियो के ऊपर नज़र रखती थी, वो नियो को जानती थी, पर नियो ट्रिनिटी को जब देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है मैं तो इसे जानता नहीं, पर ट्रिनिटी उसको जानती है। जैसे हमारा हायर सेल्फ हमेशा से हमसे कनेक्टेड है, लेकिन हम उससे कनेक्शन को फील नहीं कर पाते क्योंकि हम इस मैट्रिक्स में, इस 3D में इतना ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं कि हम नहीं समझ पाते। लेकिन हमारा हायर सेल्फ डे 1 से हमारे साथ होता है, हर पल हमारे साथ होता है। और हमारी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आती है तो हमारा हायर सेल्फ कई बार ऐसी चीज़ों को लेके आता है ताकि वो हमें सही डायरेक्शन में पुश कर सके। अब कई लोग जिनको इस सच का पता चल चुका है कि ये दुनिया एक माया है, एक ब्रह्मजाल है, वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई लोग इस चीज़ को नहीं ले पाते, नहीं बिठा पाते अपने दिमाग में कि ये सच नहीं है, सच कुछ और है। तो ठीक इसी तरह का एक कैरेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो अभी तक इनके साथ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थक जाता है और उसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ज़्यादा पसंद होता है। वो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है उसको पूरा नहीं करना चाहता है क्योंकि उसमें समय समय पे चैलेंजेस मिल रहे हैं, उसे वो कंफर्ट नहीं मिल रहा, तो वो जो बेहोश होके कंफर्ट का एक्सपीरियंस वो लेना चाहता है। और वो एक लाइन बोलता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। जानने के बाद भी इसे इग्नोर करना, इस माया जाल को जान लेने के बाद भी उसे इग्नोर करना उसे एक वरदान की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक मटेरियलिस्टिक इंसान होता है, उसे भौतिक सुख सुविधा की चाह होती है। वो ये चाहता है कि बस वो अपनी जो डेली लाइफ है वो बहुत ऐशो आराम में जिए, पर उसे सच के साथ जीना बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, हो सकते हैं, जिन्हें इस मैट्रिक्स के बारे में पता चले लेकिन वो फिर भी अपनी आंखें बंद किए रहना चाहते हैं। हम में से कुछ लोगों ने ऐसे लोगों से इंटरेक्ट ज़रूर किया होगा जो इस चीज़ को मानते तो हैं कि हाँ ऐसा कुछ है, ये दुनिया माया है, लेकिन फिर वो बोलते अरे ये सब तो फिलॉसफिकल बातें हैं, हमारी दुनिया में अगर हम ये सोचेंगे तो खाएंगे क्या, ऐश क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मौज मस्ती कब करेंगे, तो वो इसको इग्नोर करते हैं। तो ये कैरेक्टर यहाँ पे इसी चीज़ को डिनोट करता है, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। उनको बेहोश होने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, उनको वहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ कंफर्ट दे रही है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। बहुत लोग जो अपनी फैमिली को ये बताना चाहते हैं, जो कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करें, वो अक्सर ऐसे लोगों से टकराते हैं जो बोलते हैं हाँ ठीक है मान ली है, ये दुनिया ऐसी है वैसी है, अब क्या, हमें तो यहीं रहना, हमें तो ऐसे करना है, हमें नहीं सुनना। तो वो जानबूझ के इस चीज़ को चुनते हैं कि वो इसे इग्नोर करें ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से उनको ना बाहर आना पड़े, उनको ना सोचना पड़े, ना अवेकन होना पड़े, ना इस प्रोसेस से गुजरना पड़े। तो वो इस कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस को ही रिजेक्ट कर देते हैं और वो वहीं कैटरपिलर बन के ही उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि नहीं यही मेरी दुनिया है, मुझे बाहर नहीं जाना, क्योंकि बटरफ्लाई बनने के लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने होंगे और उस स्टेज से गुजरना होगा, नहीं मुझे तो यही चलेगा, मैं तो यहीं रहूं। तो इस चीज़ को डिनोट करता है यहाँ पे एक कैरेक्टर जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि नहीं मुझे इस माया जाल के अंदर ही रहना है और इसी सुख सुविधा में रहना है, मुझे इतने एफर्ट्स नहीं डालने। इस तरह से यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि किस तरह से एक लाइट फोर्स का जो आदमी है, व्यक्ति है, पर्सन है, वो डार्क फोर्स के लिए काम करने लगता है, वो धोखा देने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको मनी चाहिए, फेम चाहिए, पावर चाहिए। ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी हैं जिनके बारे में मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, जो इस तरह के लोगों को अपनी तरफ मिलाती हैं, जो इस तरह के लोगों के मन में ये सारी चीज़ें डालती हैं कि तुम्हें अगर फेम चाहिए, मनी चाहिए तो तुम हमारी साइड आ जाओ, वहाँ जाके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से ये लोग अपनी साइड लाइट फोर्स वालों को भी मिलाने की कोशिश करते हैं। इनमें से कभी कभी एक दो लोग इनकी साइड भी चले जाते हैं। तो ये पर्सन भी यहाँ पे धोखा देता है नियो और उन लोगों को, इनके अंदर तक की सारी बातें वो जानता है, वो जा करके डार्क फोर्स वालों को बता देता है और ये एक दो लोगों को मार भी देता है। तो इस तरह से ये
एक डार्क फोर्स का एजेंट बन के रह जाता है। यहाँ पे नियो मॉर्फियस से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये बताओ। तो मॉर्फियस उसको ये जवाब देता है कि ये मैट्रिक्स तुमको नहीं बता सकता कि तुम कौन हो। तुम इसमें जब तक फंसे रहोगे तुम अलग अलग रूल करते रहोगे। ये इशारा है कि किस तरह हम यहाँ आते हैं, जीते हैं, मरते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर रिसाइकल होते हैं, रीइंकारनेट होते हैं, हमारा पुनर्जन्म हम भूल जाते हैं और इस साइकिल में हम फंसे रहते। हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप के बारे में कुछ नहीं पता, हम बस एक रोल जीते रहते हैं। अभी हम कोई मेल हो सकते हैं, कभी हम फीमेल थे, कभी कुछ थे, हर जन्म की अलग कहानी। इस तरह से हम रोल पे रोल जीते रहते हैं, पर हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को नहीं पा पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम इस मैट्रिक्स के अंदर हैं तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, हम उसको जान नहीं पाते, हम इसी में फंसे रह जाते हैं। हम ये सोचते हैं हम पिछले जन्म में कौन थे, उसके पिछले जन्म में कौन थे, लेकिन कितने भी जन्म देख लो आप कोई ना कोई रोल ही प्ले कर रहे होते हो, वो आपका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। तो यहाँ पे मॉर्फियस उसको बताता है कि ये मैट्रिक्स तुमको नहीं बता सकता कि तुम कौन हो, तुम्हें अपने आप से पूछना होगा, तुम्हें अपने पावर में आना होगा। इसके बाद ये लोग ऑरेकल नाम की एक महिला से मिलने जाते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर तो रहती है पर उसे मैट्रिक्स के बारे में सब पता है। ये चीज़ इसको डिनोट करता है कि कैसे कुछ लोग जिन्हें मैट्रिक्स के बारे में पता है, जैसे कुछ अवतार हुए हैं, कोई बड़े ऋषि मुनि साधक, उन लोगों को मैट्रिक्स के बारे में पता होने के बाद भी वो अर्थ पे आए, यहाँ रहे, हमारे बीच रहे, इस मैट्रिक्स के अंदर रहे और अंदर रह के उन्होंने किस तरह से मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए काम किया है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया है, इसके बारे में लोगों को बताया है और समझाया है। तो ऑरेकल भी इसी चीज़ को डिनोट करती है कि उसे सब पता है कि ये एक भ्रम जाल है, ये एक माया जाल है, फिर भी वो इस मैट्रिक्स के अंदर रहती है ताकि वो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखा सके। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष भी हुए हैं जो इस मैट्रिक्स के अंदर रह के भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते आए हैं। यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे एक बच्चा बैठा होता है और वो एक स्पून को, एक चम्मच को मोड़ रहा होता है। तो नियो को ये देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि किस तरह से एक चम्मच को मोड़ रहा है। वो बच्चा उसे बोलता है कि तुम भी ट्राई करो, पर नियो उसे नहीं मोड़ पाता है उस चम्मच को। तो यहाँ पे ये बच्चा उसे बोलता है कि तुम्हें चम्मच को मोड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि चम्मच यहाँ पे है ही नहीं। ये चीज़ हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि किस तरह से कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम जिसे हम समझते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, वो है, पर वो एक्चुअली में होती नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमारा परसेप्शन चेंज करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि चम्मच प्रॉब्लम वो चीज़ है ही नहीं, हमें सिर्फ अपना परसेप्शन चेंज करना है और हर चीज़ हमारे हिसाब से मुड़ेगी। जैसे यहाँ पे वो बच्चा इस चम्मच को मोड़ पा रहा है क्योंकि अपना वो परसेप्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे ऑरेकल जो होती है वो एक भविष्यवाणी भी करती है कि नियो को बताती है कि ऐसा होगा, आगे तुम्हारी लाइफ में ऐसा मौका आएगा जब एक तरफ तुम्हारी जान होगी और एक तरफ मॉर्फियस की जान होगी और तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा। ये चीज़ वो उसको बोलती है। नियो को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। ये भविष्यवाणी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्यों है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। उसके बाद क्या होता है, चूंकि एक जो पर्सन था इनके ग्रुप का, वो इनको धोखा देता है और एजेंट से इन लोगों को पकड़वाने का वो प्लान बनाता है। यहाँ पे थोड़ी सी फाइट होती है और जो एजेंट हैं यानी डार्क फोर्स वाले हैं वो मॉर्फियस को पकड़ लेते हैं। मॉर्फियस नियो को बचा देता है और यहाँ पे एजेंट जो है वो मॉर्फियस को पकड़ के ले जाता है। यहाँ पे एक सीन में धोखा देने के पहले, फाइट के पहले, नियो एक काली बिल्ली को देखता है और यहाँ पे जो सीन है
वो रिपीट होता है। ये चीज़ हमें बताता है डेजा वू। डेजा वू के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक भी यहाँ पे डाल दूँगी ताकि आप डेजा वू के बारे में थोड़ा अच्छे से जान सको। यहाँ पे ये चीज़ डिनोट करता है पैरेलल रियलिटीज़ के बारे में, और डेजा वू किस तरह से हमारी जो ये दुनिया है वो मैट्रिक्स है, किस तरह प्रोग्रामिंग है, किस तरह से चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं। तो ये सीन इस चीज़ को डिनोट करता है। उसके बाद जब मॉर्फियस एजेंट के पास होता है तो एजेंट और मॉर्फियस के बीच की जो बातचीत है वो हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि जो एजेंट होता है वो अपना रूप बदल सकता है। एक तरह से ये शेप शिफ्टर, ये रेप्टिलियंस को दिखा रहा है। यहाँ पे जो एजेंट है वो मॉर्फियस को बोलता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमने इसलिए बनाई है ताकि जो इंसान है वो यहाँ पे फंसा रह सके और उसे इस बात का एहसास नहीं हो कि वो फंसा हुआ है। पहले हमने एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहाँ पे हर तरफ बहुत खुशी थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब इंसान जब बहुत खुश था तो इंसान कुछ ना कुछ तलाश कर रहा था और उसे गड़बड़ लग रही थी कि मैट्रिक्स के बारे में वो जान जा रहा था, और ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक थी कि जब हर तरफ खुशियाँ हैं तो इंसान मैट्रिक्स के बारे में समझ जा रहे थे तब, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आने की कोशिश कर रहे थे जो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे, और ये हमारे लिए एक हेडेक बन गया था। तब हमने क्या किया, हमने एक ऐसी दुनिया की रचना की जहाँ पे दुख, दर्द, परेशानी है ताकि इंसान उसमें उलझ के रह जाए। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी प्रॉब्लम्स हैं, और हमने बना दिया कि उनके लिए कोई सेवियर आएगा जो उनको बचा के ले जाएगा। तो इंसान इसी भ्रम में जीता रहता है। उसे लगता है कि वो पावरलेस है, बाहर से कोई आके उसको बचाएगा, और वो दुख तकलीफ झेलता है, फिर जीता है, मरता है और इसी में रहता है। इन्होंने मैट्रिक्स को इस तरह से डिज़ाइन किया कि जो बच्चा यानी कि नियो जब पैदा हुआ था, बड़ा हो गया था, यंग एज में आने के बाद भी नियो को अपना ओरिजिनल स्वरूप नहीं पता था क्योंकि वो बेहोश था। जिस तरह से हम बेहोश हैं ना, उस तरह से हम एक लाइफ पे लाइफ ख़त्म करते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन हमें होश नहीं आता, हम जग ही नहीं पाते। तो उसी तरह नियो के साथ भी हुआ था, और यहाँ इस मैट्रिक्स में भी ऐसा ही हो रहा था कि सारे लोग बाहर से किसी आउटसाइड सोर्स से भगवान से मदद मांग रहे थे और अपने ओरिजिनल स्वरूप को इग्नोर कर रहे थे, जान नहीं पा रहे थे और इसी जाल में फंसे हुए थे। कमाना है, खाना है, अभी हॉस्पिटल जाना है, बीमारी है, बहुत 100 तरह की चीज़ें इन्होंने बना दी, और इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई, बाकी इंसानों ने खुद ही बना ली। तो इस तरह जो इन्होंने मैट्रिक्स डिज़ाइन किया था उसका सबसे मेजर जो रूल था वो था सेपरेशन। इन्होंने हर चीज़ में ऐसा सेपरेशन बनाया कि उसमें उलझ के इंसान सब कुछ भूल जाए, यानी हम लोग सब कुछ भूल जाए। तो ये कन्वर्सेशन यहाँ पे मॉर्फियस से एजेंट कर रहा होता है। अब जब मॉर्फियस एजेंट के पास होता है तो यहाँ पे नियो अपनी टीम से बात कर रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। तो इनकी टीम डिसाइड करती है कि मॉर्फियस को हम मरने देंगे, ख़त्म होने देंगे, लेकिन नियो बोलता है कि हम मॉर्फियस को बचाने जाएंगे, जो आज तक कभी भी इन्होंने नहीं किया था। तो यहाँ पे ये लोग मना कर रहे होते हैं कि नहीं, हम मॉर्फियस को नहीं बचा सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अभी हमला नहीं कर सकते, हम रेडी नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन नियो यहाँ पे चुनता है कि वो मॉर्फियस को बचाने जाएगा। अब ऑरेकल ने तो भविष्यवाणी की थी कि नियो को एक चुनना पड़ेगा, लेकिन नियो उसकी भविष्यवाणी पे ध्यान नहीं देता और वो मॉर्फियस को बचाना चुनता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत मेजर बताई जा रही है कि अगर कोई प्रोफेसी है, कोई भविष्यवाणी भी है, तो वो हमारे दिमाग में अगर बैठ गई है कि हमें 2 में से एक को चूज़ करना है, हमें ये चुनाव करना होगा, हमें इसको जाने देना होगा, तो ये सारी चीज़ें ना हमारी लिमिटेशन है और हमें हमारी लिमिटेशन को तोड़ना होगा। जैसे नियो ने यहाँ पे इस लिमिटेशन को तोड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि ऑरेकल, जिसको सब बहुत
पावरफुल और साइकिक और जो भी आप बोल लो वैसा मान रहे हैं। तो उसने बोल दिया तो अब यही होगा, अब उसने तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया है तो मैं अब कुछ ना करूं क्योंकि उसने बोल दिया तो यही तो होना ही है। लेकिन नियो ने इस फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो ये जान चुका था अब तक कि फ्यूचर कुछ नहीं है और जो है वो प्रेजेंट है। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो मॉर्फियस को बचाने जाएगा और किसी भी प्रोफेसी पे, किसी भी भविष्यवाणी पे वो ध्यान नहीं देता, चाहे वो प्रोफेसी किसी बहुत बड़े साइकिक की हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाता है कि उसे अब अपने ऊपर भरोसा है और वो कहीं ना कहीं अपने इन्फिनाइट स्वरूप में वापस आ रहा है। उसके बाद ये लोग मॉर्फियस को बचाने जाते हैं जहाँ पे अगेन बहुत सारी फाइट होती है। ये मॉर्फियस को बचा के अपनी टीम को बाहर भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में नियो फंस जाता है और उसको एजेंट पकड़ लेता है और यहाँ पे एजेंट उसे गोलियां मार रहा होता है और नियो को दिखाया जाता है कि नियो मर गया एक तरह से और उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, अब वो मर गया। इसके पहले नियो बहुत भागा होता है लेकिन अब वो उसके मार दिया जाता है, वो मरा हुआ है। एजेंट खुश हो जाता है कि अब नियो खत्म हो चुका है और उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया और अब नियो अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं आ पाएगा और किसी को ना जगा भी नहीं पाएगा। लेकिन तभी नियो अपनी आंखें खोल देता है जो देख के एजेंट हैरान रह जाता है और यहाँ पे नियो बिल्कुल ठीक ठाक होता है और अब उसके शरीर पे वो गोलियों का निशान भी नहीं है। अब जब एजेंट उसकी तरफ वार करता है, उसे शूट करने की कोशिश करता है, तो नियो उस गोलियों को पकड़ लेता है और वो गोलियों से बच जाता है। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अब नियो उस मैट्रिक्स से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है, उस मैट्रिक्स को जान चुका है। अब उसे ये समझ आ चुका है कि ये एक भ्रमजाल है। जैसे ही वो अपने क्रिएटर की भूमिका में आता है, जैसे ही वो इस भूमिका को एक्सेप्ट करता है, वैसे ही ये मैट्रिक्स उसके हिसाब से काम करने लगता है क्योंकि अब वो इस मैट्रिक्स का गुलाम नहीं है। अब उसे समझ आ गया है कि यहाँ पे रूल्स कैसे तोड़े जा सकते हैं, जिसका एक ही तरीका है क्रिएटर की भूमिका में आना। बाहर के आउटसाइड सोर्स पे बिलीव ना करके अपने ऊपर भरोसा रखना। और नियो ये चीज़ बोलता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो ये चीज़ हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती है कि हमें अपने ऊपर जब तक भरोसा नहीं होगा, कंप्लीट ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक जो है हम अपना सॉल्यूशन आउटसाइड सोर्सेज में खोजते ही रहेंगे। कभी भगवान में ढूंढेंगे, कभी कोई साइकिक के पास जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन हम आउटसाइड सोर्सेज पे ही सॉल्यूशन अपना ढूंढते रहेंगे। हमें अपने ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट करना है। जब हम अपने अंदर जाएंगे तभी हम अपने इन्फिनाइट स्वरूप को पा सकते हैं, तभी हम अपने आप को जान सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि नियो ने आखिर इस मैट्रिक्स को कैसे तोड़ा। स्टार्टिंग में तो बहुत डिनायल में था, हमारे जैसा ही एक सीकर था, इतनी जल्दी इतना बदलाव कैसे हुआ। तो उसके लिए हमें नियो से कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। सबसे पहले तो नियो ने अपने ऊपर भरोसा किया। दूसरी चीज़ है उसने लीक से हटके काम किया, यानी जो चला आ रहा था उस चीज़ को उसने लेट गो किया। यानी उसको जब हमला करना था, आज तक किसी ने हमला नहीं किया था, पर उसने चूज़ किया कि हम हमला करेंगे और मॉर्फियस को बचा के लाएंगे। तो यहाँ पे पैटर्न ब्रेक किया नियो ने, जो हमें भी करना है। हम जो एक पैटर्न में, स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, इसे हमें ब्रेक करना है। हमें अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना है। स्ट्रक्चर और पैटर्न ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं इस मैट्रिक्स के। तो अगर आपको इसको तोड़ना है तो आपको स्ट्रक्चर और पैटर्न को तोड़ना होगा, अपने उस पैटर्न को आपको छोड़ना होगा। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था जो नियो ने किया। वो ये समझ चुका था कि किस तरह ये लोग माइंड कंट्रोल कर रहे हैं और सारा खेल दिमाग से चल रहा है। तो नियो ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया। तो हमें भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है और हमें किसी और को अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं करने देना है। और लास्ट में इस मूवी में ये दिखाया गया है कि नियो अब
मैट्रिक्स के पार देख पा रहा है। यही हमारा फाइनल स्टेज है जहाँ तक हमें पहुँचना है। अभी तक हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर शायद हम उसके पार नहीं देख पा रहे हैं। पर हमें उस स्टेज पे जाना होगा जब हम अपने पावर में आ जाएंगे, जब हम अपने क्रिएटर की भूमिका को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब हम इस मैट्रिक्स के पार देखेंगे और तब हम देख पाएंगे कि हमारे आसपास कैसा जाल है। तो इस तरह से हम इस मूवी की हेल्प से भी इस मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और मैट्रिक्स को समझना ही उसे तोड़ना है। जब हम मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो हम इसे बहुत अच्छे से तोड़ भी पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और ये एक्सप्लेनेशन और ये जो मैंने को रिलेट करके बताया वो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।